अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। आप देख रहे हैं डायलॉग इस्लामाबाद स्टूडियो से और आज बात करेंगे पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर जनाब राजा परवेज अशरफ के साथ। राजा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राजा साहब, बिलावल भुट्टो साहब का इनिशिएटिव था, पीडीएम बनाई, पीपल्स पार्टी ने पीडीएम बनाई और फिर पीडीएम को तनहा छोड़ दिया पीपल्स पार्टी ने, क्यों सर? देखिए, बात यह है कि हम अपोजिशन को हमेशा मुतहद देखने के दाई रहे हैं। हमने उसके लिए कोशिश की, सही की, और आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि पीडीएम ने तो जन्म ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के घर लिया था। जिस वक्त मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, तो उसी में यह तय हुआ था कि एक बॉडी बनाई जाए, एक फोरम हो जिस पर सब हम मिलकर जो मौजूदा हुकूमत है इसके खिलाफ जो है वो कोशिश की जाए और इनका रास्ता रोका जाए जो ये कानून साजी करते हैं जो मुल्की मफाद में नहीं है। तो हमें एक इत्फाक राय था उस पर, तो वो तय हो गया था। उसके बाद पीडीएम कायम होगी, लेकिन बाद में हमारे कुछ दोस्तों के जो थे ख्यालात और वो सियासी सफ़र के हवाले से जो उनका निज़ाम था वो हमारे निज़ाम से मुख्तलिफ था। मिसाल के तौर पर हम इस बात के आज भी खिलाफ हैं, कल भी खिलाफ थे कि हमें कोई फोरम नहीं छोड़ना चाहिए। वो चाहते थे कि हम इस्तीफे देकर असेंबलियों से बाहर आ जाएं। हम चाहते थे कि हमें जदोजहद अगर करनी है तो असेंबलियों के अंदर भी करनी है और असेंबलियों के बाहर भी करनी है। हमें अपने सारे जमहूरी हक और हथियार इस्तेमाल करने चाहिए। तहरीक अदम एतमाद जो है उसमें एक ऐसा हथियार था जो मुवस्सर हो सकता है, उसके लिए हमें मिलकर कोशिश करनी चाहिए। दूसरे दोस्तों से इससे हिचकिचाहट थी उनकी, तो लिहाजा जब उन्होंने कहा कि आखिरी लॉन्ग मार्च थी उसकी हमने तैयारी मुकम्मल कर ली थी, हमने वो लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद आना था। हमारे दोस्तों ने कहा कि हम प्रोग्राम ये है कि हम वहाँ पहुँचेंगे और अपने इस्तीफे जो हैं वो असेंबली में जमा करा देंगे। तो हमें इससे इख्तलाफ था कि नहीं, इस तरीके से इस्तीफे देकर हम मैं समझता हूँ उनके लिए कोई मुश्किलात पैदा नहीं करेंगे। तो लिहाजा ये बुनियादी उसमें हमारा था उनके साथ इख्तलाफ राय। और दूसरा ये था कि वो चाह रहे थे कि हम हर इलेक्शन का बाइकआउट करें, जो सेनेट के इंतखाबात आ रहे हैं उसका भी बाइकआउट करें, अगर कोई ज़िमनी इंतखाब आता है तो उसका भी बाइकआउट किया जाए। तो जब हमने उनसे पूछा कि बाइकआउट अगर हम करते हैं तो वो ज़िमनी इंतखाब में अगर वो मैदान खाली छोड़ देंगे तो उससे क्या फ़ायदा हम हासिल करेंगे, तो उसका जवाब वो हमें मुतमईन नहीं कर सके थे। लिहाजा हमने अपने उसी असूल पर कायम रहते हुए ये बात की कि हम कोई फोरम भी खाली नहीं छोड़ेंगे, किसी को इंतखाब में हम जो है वो खाली मैदान नहीं देंगे, हम मुकाबला करेंगे। ये हमारा जमहूरी हक है, ये हमारी सियासत है और इससे जमहूरियत जो है मुस्तहकम होती है। सर, पीडीएम से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी लोगों की, तो लोग जानना चाहते हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी मुतअद्दिद बार क्लेम कर चुकी है कि वो इस्तीफों की बात करते थे, जबकि हम खुद सुन चुके हैं मरियम नवाज साहिबा का इंटरनेशनल मीडिया को दिया गया इंटरव्यू जो कि उन्होंने जीबी इलेक्शन में दिया था, जिसमें वो कह रही है कि हम चाहते हैं इमरान खान साहब अपना वक्त पूरा करें। तो वो तो इसका मतलब ये हुआ कि मरियम साहिबा या नून लीग तो इस्तीफों की बात नहीं कर रहा था, तो कौन था जो इस्तीफों की बात कर रहा था जिस पर भी उस पार्टी को अलग होना पड़ा? देखें, इस्तीफा के बाद जो है ना इस पे मेजॉरिटी जो थी पीडीएम की उनका डिवाइडेड थी। कुछ दोस्तों को ख्याल था कि हमें असेंबलियों को नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे एएनपी का भी यही मौक़िफ़ था जो हमारा मौक़िफ़ था, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी यही था। तो बात यह है कि अब तो चलो हम उसमें से निकल आए हैं, लेकिन अब भी पार्लियामान के अंदर जो है वो मुतहदा अपोजिशन का किरदार को हम सपोर्ट करते हैं। और कोई भी अगर मसला आता है जो हम समझते हैं कि ये मुल्क के मफाद में है तो हम करेंगे। हम इशू टू इशू बेसिस के ऊपर जो है वो अपने फैसले करते हैं और मकसद हमारा सिर्फ यही होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि हम अपना एक फ़ाल और मस्बत किरदार अदा करें जो पाकिस्तान के अवाम के हक में हो, जो पाकिस्तान के हक में हो। सर, अभी आपने हवाला दिया कि एक मुत्तहिदा अपोजिशन है विद इन द फ्लोर और एक पीडीएम है, यानी अपोजिशन डिवाइड हो चुकी है। तो अगर अपोजिशन डिवाइड है तो इट इज अ बिग सक्सेस। देखिए, अपोजिशन कोई एक पार्टी का नाम मेरे भाई नहीं है। अपोजिशन क्या आप समझते हैं कि जितने अपोजिशन तो एक पार्टी का नाम नहीं होता। अपोजिशन डे टू डे मामलात को देखती है। आपको याद होगा कि जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो पीटीआई जो थी वो हाउस में थी और हम भी थे, हम अपोजिशन में दोनों थे, तो हम कई मामलात में इकट्ठे होते थे। तो हम अलग-अलग जमाते हैं, हमने इलेक्शन अलग-अलग लड़ने हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ हमने इलेक्शन लड़ने हैं। हमारे मंशूर नहीं मिलते, हमारा असूल नहीं मिलते, हमारा तरीकाकार मुख्तलिफ है।
ہماری جو کانسٹیچوئنسیز کے معاملات ہوتے ہیں. لہٰذا یہ کہہ دینا کہ اپوزیشن جو ہے وہ اکٹھی نہیں ہے، بھی اپوزیشن کا اکٹھی ہوتا ہو کہ ایک جماعت ہوتا. اگر 8 جماعتیں ہیں، 8 کا علیحدہ منشور ہے، انتخابی دنگل میں وہ ایک دوسرے کا آمنا سامنا کرتی ہیں، تو پھر ایک ہوتا ہے کہ بیئر منیمم جو ہے ایجنڈا، اس پر ہم اتفاق رائے کرتے ہیں. اور وہ بیئر منیمم ایجنڈا یہ تھا کہ جناب ہم جدوجہد کریں، ہم مہنگائی کے خلاف چلیں، ہم بے روزگاری کے خلاف چلیں، ہم حکومتی پالیسیوں پر تنقید کریں اور ان کے خلاف جو ہے ہمیں صدائے احتجاج بلند کریں اور عوام کی عدالت میں جائیں. لیکن یہ کوئی انتخابی اتحاد تو نہیں تھا. Sir, I agree with you. You are very right. راجہ صاحب, you are very right. But سوال یہ ہے سر, جس عوام کا ووٹ آپ سب کو ملتا ہے, اسی عوام کا ووٹ حکومت کو بھی ملتا ہے. عوام کی توقع جتنی حکومت سے زیادہ شاید اپوزیشن کے ساتھ ہوتی ہے سر. اپوزیشن اگر حکومت سے نا امید ہے تو اپوزیشن سے بھی نا امید ہے نا. تو کوئی ایک تو رسپانسبل ہوگا اپوزیشن میں سے جس نے اپنے ووٹرز کو, اپنے عوام کو. بالکل اپوزیشن سے نا امید نہیں ہے, بالکل اپوزیشن سے نا امید نہیں ہے. کم از کم میں پاکستان پیپلز پارٹی کی تو بات کر سکتا ہوں کہ ان کو بالکل اعتماد ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے عام آدمی کی زندگی میں مثبت جو ہے وہ تبدیلی لانے کے لیے, اس کو سکون پہنچانے کے لیے, اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے, اس کی مشکلات دور کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہے. اور ہماری سیاست کا محور وہی ہمارا ووٹر ہے, وہی پاکستان کے عوام ہے جنہیں آج تکلیف ہے. بالکل صحیح. راج صاحب, میں اگر کچھ ایگزامپلز آپ دینا چاہیں کہ اپوزیشن نے عمران خان صاحب کو پچھلے 3.5 سالوں میں کیا ٹف ٹائم دیا ہے سر, تاکہ آپ کا ووٹر سن سکے جو مہنگائی سے تنگ ہے, عوام کی گورنمنٹ کی پالیسیز سے تنگ ہے سر. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کیا کہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اتنے صدائے احتجاج بلند کی, ابھی مہنگائی کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں باہر نکلی, ہر جگہ پر باہر نکلی. ہم نے وہاں پر جلوس نکالے, جلسے کیے, بڑے جلسے, احتجاجی جلسے کیے, ریلیز نکالی. دیکھیں نا, پولیٹیکل ورک تو یہی ہوتا ہے نا جی, عوام الناس تک پہنچنا. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اب عوام کو بھی سمجھ آئی ہے, اب عوام جو ہے نا اس میں شامل ہونے شروع ہو گئے خدا کے فضل و کرم سے, بڑی طاقت کے ساتھ اور بڑی تعداد میں. جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں حلقہ 133 میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کس طرح شانہ بشانہ جو ہے عام آدمی آ کر کھڑا ہو گیا. بالکل صحیح. سر, کچھ لوگ یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات قائم ہوئے, جس کی وجہ سے آپ کی جو مین لیڈرشپ ہے ان کے کیسز کچھ سیٹلڈ ہوئے, آپ کی لیڈرشپ کو رہا بھی کیا گیا. کیا یہ بات درست ہے سر؟ کون سے کیسز سیٹل ہوئے ہیں بھائی میرے؟ یہ کون بندے الزام لگاتے ہیں؟ یہ آپ ہی سوال کرتے ہیں, آپ ہی پھر اس کا جواب بھی دیا کریں. کون سے ہم نے تو میرا خیال ہے کہ جتنا فیس کیا ہے آرڈز کو, جتنا شہید, دیکھیں جی, شہید ذوالفقار علی بھٹو پھانسی کے پھندا جھول گئے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہے وہ کیسز کا سامنا کرتے کرتے کہ وہ گولیوں کا نشانہ بن گئی. جناب آصف علی زرداری جو ہے وہ 12 سال جو ہے انہوں نے جیل کاٹی, جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہے, ساری جوانی ان کی گئی. تو یہ کون لوگ ہیں جو ہم پر الزام لگا سکتے ہیں؟ باقی رہ گیا اسٹیبلشمنٹ. تو اسٹیبلشمنٹ اسی وہ جو ہے وہ کس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں؟ اگر تو افواج پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں تو وہ تو آپ کی قوم کا ایک حصہ ہے, وہ تو پاکستان کا ایک حصہ ہے, اور وہ حکومت کے تابع ہوتی ہیں. ان کا کام ہی یہی ہے کہ حکومت کو اسسٹ کرنا, جہاں ان کی ضرورت پڑے وہ آنا. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان پر بھی یہ قسم کا الزام آ جاتا ہے, پھر سیاست پر بھی آ جاتا ہے. یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے. میں ضرور یہ عرض کروں گا کہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ افواج پاکستان پہ جو الزام لگتا ہے کہ افواج پاکستان الیکشنز میں انوالومنٹ ہوتی ہے, سیاست میں انوالومنٹ ہوتی ہے, یہ الزام غلط ہے, نہیں لگانا چاہیے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ الزام لگاتے ہیں نا کہ فلاں پارٹی جو ہے, پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہو گئی ہے, فلاں دور ہو گئی ہے, ان سے مجھے اختلاف ہے. یا تو آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ لے کر آئیں. آپ نے ابھی کہا ہے کہ آپ کے کیسز میں نرمی ہے, کس کے کیس میں نرمی ہے؟ کیسز بنتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ فریال تارپور صاحبہ کی گرفتاری آدھی رات کو ڈالی جاتی ہے اور انہیں گرفتار کیا جاتا ہے. پھر دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ زرداری صاحب کے جو کیسز ہیں وہ کراچی سے ٹرانسفر نہیں ہوتے, پھر یکدم ہی ہوتا ہے, فریال تارپور صاحبہ بھی رہا ہو جاتی ہیں, زرداری صاحب کو بھی کراچی بھیج دیا جاتا ہے. تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ شاید کہیں کچھ سیٹلمنٹ ہوئی ہوگی, یا پھر لوگ یہ بات کرتے ہیں. تو اس پہ تو جواب آپ سے لیا جا سکتا ہے. یہ دیکھیں نا, یہ مفروضے ہیں نا,
ये मेरे भाई देखे मफरूजों पे जब आप बात करते हैं उससे पाकिस्तान की सियासत प्रोपेगेंडा होती है, उसमें कंफ्यूजन पैदा होती है, उसमें अभाम पैदा होते हैं। मैं इसलिए आपसे गुजारिश ये करना चाहूंगा कि जो भी बात है ना जी वो डेफिनेट लोग कहते हैं लोग हमें तो ये कहते हैं, लोग तो ये कहते हैं जनाब के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सजा याफ्ता होकर लंदन चले गए जेल से, लोग तो ये कहते हैं। अब इसका जवाब मैं क्या दूं? आप ऐसा करें कि मफरूजों पर नहीं, हकीकत पसंदाना अगर आप जायजा लेंगे, न्यूट्रल होकर लेंगे, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स ना पार्टी ना एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, ना उनका कोई बगल बच्चा है, ना हम अवामी सियासतदान हैं। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने जो आपके वोट में आज पर्ची है ना, ये शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने आपको दी थी, उससे पहले वोट का हक ही नहीं था आपके पास। ये एडल्ट फ्रेंचाइज की जो ना एक मैन का एक बंदे की एक वोट की पर्ची, इसका हक शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने दिया है पाकिस्तानी कौम को। भाई हमने कुर्बानियां दी हैं, हमने इसके लिए बड़ा यत्न किए हैं, यहां तक पहुंचे हैं, तो फिर आप मतलब है हर एक को एक ही सोटी के साथ और एक ही पीपल्स पार्टी जो है वो एक जमहूरी जमात है, पीपल्स पार्टी अवामी जमात है और हम मौजूद हैं। हमारे खिलाफ हाइब्रिड वार हुई है, सबसे ज्यादा हम लोग शिकार हुए हैं इसका मीडिया ट्रायल का, लेकिन अब हम मैदान में निकल चुके हैं, मैदान अमल में निकल चुके हैं अल्लाह के फजलो करम से। और आज हमारे पास एक नौजवान की आदत है, एक पढ़ी लिखी की आदत है, लोग उन पर भरोसा कर रहे हैं, लोग जोक दर जोक आ रहे हैं, लोगों ने देख लिया है कि पीपल्स पार्टी के अलावा किसी के पास उनके दुखों का मदावा नहीं है। राज साहब फिर दो चीजें क्लियर कर दीजिए, आपका सवाल बड़ा जामे जवाब था, लोगों की समझ में आ गया होगा, लेकिन दो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही हैं सर। एक ये कि अगर वाकई ये मफरूजे होते हैं और सिर्फ इदारों को बदनाम करने की साजिश होती है, तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, पीडीएम के स्टेज से, जहां आप बैठे होते थे, जहां बिलावल साहब बैठे होते थे, इदारों और इदारों के सरबराहों को बराए नाम सर तनकीद का निशाना बनाया जाता था, तो फिर आप वहां से स्टेज से उठकर उस वक्त चले जाते हैं। मैंने जाती तौर पर उस वक्त भी मैं आपको बता दूं ठीक है, वो एक्चुअली वो उनके जाती राय में थे, उसमें हमारी राय, हमने तो उस पर एतराज भी किया था, मीटिंग के अंदर मैंने किया था, और हमारे जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ये कहा था कि आई एम शॉक्ड, ये उनके लफ्ज थे। तो हम नहीं चाहते कि ना चाहते हैं कि हमारे कौमी अदारों को इस तरह रगेदा जाए, ना हम चाहते हैं कि हमारी सियासत को रगेदा जाए, ना हम चाहते हैं कि हमारी पार्लियामान की कोई किसी किस्म की भी जो है ना वो उसकी बेइज्जती हो या उसकी तौकीर में कमी हो। हम एक ऐसा पाकिस्तान देखना चाहते हैं जिसमें तमाम इदारे जो हैं कौमी इदारे मजबूत हों, मजबूत हों और कौमी किरदार अदा करें, और सब मिलकर पाकिस्तान की फलाह और बहबूद के लिए काम करें ताकि मुल्क आगे बढ़े। इस बहस से अब निकलना चाहिए सर, बिल्कुल घेरी से निकालें कौम को मेरे भाई अदनान साहब। सर बिल्कुल छोटे इश्यूज लेकर एक बड़े जो है ना हमारे निजाम, उसको हमने काफी नुकसान पहुंचाया है। सर 2018 के इलेक्शन में इमरान खान साहब को फतह हासिल हुई और वो आज प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, तो क्या वो जो इलेक्शन के रिजल्ट्स थे वो बिल्कुल ठीक थे, वो मैनेज नहीं थे, इमरान खान साहब को ठीक वोट पड़े और वो आज प्राइम मिनिस्टर हैं, उस पर कोई एतराज नहीं है 2018 के इलेक्शन और उसके नतीजे? नहीं, उस पर एतराजात थे, लोगों के एतराजात थे, 2013 के इंतखाबात भी लोगों पर एतराज थे, इमरान खान को भी एतराज थे। तो ये एतराजात जो है ना वो होते हैं, उसका कम से कम जो है ना सही तौर पर उसका कोई ऐसा निज़ाम वज़ा होना चाहिए जिसकी हम हामी हैं कि एक साफ शफाफ और गैर जानबदाराना इंतखाबात हों जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। सर उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने और गवर्नमेंट ने कोशिश की है ईवीएम की, ईवीएम पे भी सर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, राजा परवेज अशरफ को जाती तौर पे भी और पीपल्स पार्टी को भी। देखें नहीं, सबसे पहला इतराज तो इलेक्शन कमीशन ने उठाया ईवीएम के ऊपर कि ये शायद ये उस मर्ज की दवा नहीं है जो हम जिसकी हम तशखीस करते हैं कि कहते हैं कि साफ शफाफ और गैर जानबदाराना इंतखाबात हों। उसके बाद ये था, मैं आपको बताता हूं कि जाती तौर पर मैं समझता था कि चाहिए ये था कि हमारे जो खदशात थे, हमारे जो एतराजात थे इस मशीन के बारे में, वो हुकूमत उसको क्लियर करती, हम अपने एक्सपर्ट लेकर आते, उनकी एक्सपर्ट उस पर जवाब देते, सवालात का जवाब होता। तो उन्होंने तो इसको बुलडोज किया, तो जिससे मैं समझता हूं कि लोगों में शकूक और शबात पैदा हुए कि आखिर ये क्यों इस मशीन के बारे में इतने हैं। फिर लोगों ने, आपने देखा कि सोशल मीडिया पर क्या क्या चला, किस तरह वोट पोल होगी और वोट उनका चोरी हो जाएगा।
ये खदशात थे ना, इनको दूर करना हुकूमत वक्त का काम था, ये उनकी जिम्मेदारी थी, ये उनका फर्ज था। बिल्कुल सर, लेकिन सर अब तो ईवीएम इंप्लीमेंट हो गया, तो क्या आपको लगता है कि अगला इलेक्शन ईवीएम पे हो सकता है, या होना चाहिए, या हो सकेगा? देखें ना, हम हर बात को इतना उसको गंभीर और इतना मुश्किल और इतना उस पे चक्कर डालते हैं कि कौम भी कंफ्यूज हो जाती है, और सारा निज़ाम जो है ना वो बिल्कुल बेबस नजर आता है। अब अगर एक ईवीएम की बात हो रही थी तो मैंने आपको एक तरीका बताया ना कि गवर्नमेंट ने अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेना था, उनके खदशात जो थे उनका उस पर अजाला करना था, तो फिर तो कोई बात आगे चलती। अब आप देखते हैं कि तरह तरह का जो है वो उसमें लिटरेचर आ रहा होता है मशीन के बारे में। कोई कहते हैं कि फलां मुल्क में हुई थी, वहां नाकाम हो गई, कोई कहते हैं अमेरिका में हुई थी, वहां पर खत्म हो गई, कोई कहते हैं जर्मनी में पहले थी, अब वहां नहीं हो रही है जी। तो ये सारा मामला ना आखिर इससे इतने बड़ा इसको इशू बना दिया गया जो इतना बड़ा इशू तो नहीं था। और दूसरी बात यह है कि क्या जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी ये है, वो इंडिपेंडेंट अगर है और उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन करवाए, हुकूमत नहीं फोर्स कर सकती इलेक्शन कमीशन को, लेकिन उनके पास मामूली सी अदबी बर्तरी थी, वो भी उसे जब नहीं हुई तो फिर उसको उन्होंने जॉइंट सेशन लेकिन राजा साहब जॉइंट सिटिंग ऑफ द सर, आप हर अच्छे काम की तारीफ करते हैं हमेशा, कम से कम तहरीक इंसाफ की ये तो तारीफ करें कि ज्वाइंट सेशन में उन्होंने हाजिरी पूरी की और नंबर्स पूरे करके ईवीएम को इंप्लीमेंट करा दिया। सर ये क्रेडिट तो देना पीटीआई को। सर देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि वैसे तो इतनी उनकी हाजिरी कभी भी पूरी नहीं हुई। कौमी असेंबली में कोरम तो हम पूरा करते हैं हम बैठ जाते हैं, पुराने आदी हैं हम, गैर हाजिर नहीं होते, टाइम पे चले जाते हैं। गिलानी साहब ने सर अटेंडेंस इतनी रखी आप पीपल्स पार्टी की कि गिलानी साहब आपको आदत डाल गया पूरी पीपल्स पार्टी को अटेंडेंस की। सर बिल्कुल वो बड़े पर्टिकुलर थे। उसके बाद मैं भी लगातार आता रहा, लेकिन हमारे वजीर आजम साहब जो है वो कतराते हैं, वो नहीं आते, उनका अपना एक तौर तरीका है, लेकिन उस पर तो मैं नहीं कोई इतराज कर रहा। लेकिन बात यह है कि पार्लियामान की अजमत, पार्लियामान की जो बर्तरी है वो उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। लेकिन सर पीटीआई इज वेल कमिटेड कि वो आए ज्वाइंट सेशन में, सारे के सारे 221 लोग आना गवर्नमेंट कमिटेड नहीं है, वो पकड़ के लाते हैं, मजबूर करके लाते हैं लोगों को। चले ठीक है, जैसे भी उन्होंने बात खत्म होगी, इमरान खान काम है। हाँ, इमरान खान ही लाए होंगे ना। हमें तो एक मैसेज मिलता है कि फलां टाइम जो है वो सेशन शुरू होगा तो एवरीबॉडी इज देयर। बिल्कुल सही सर, टाइम मेरे पास कम है, मतलब जल्दी से गवर्नमेंट की कारकर्दगी पे बात करने से पहले एक सवाल, ये जो सिंध की गवर्नमेंट है और वफाक की गवर्नमेंट है, पिछले 3-3.5 सालों में इनके मसाइल हल नहीं हो सके। सर क्या जानबूझ के सिंध गवर्नमेंट को टफ टाइम दिया जाता है, या कहीं आपको लगता है कि सिंध गवर्नमेंट की जो इकदामात हैं वो वफाक के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है? सर ये बड़ा एक लंबा टॉपिक है, इस पर मैं शायद इस वक्त बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं कर सकूंगा, लेकिन बहरहाल इसको भी बिल्कुल मेरिट पे देखना चाहिए। सिंध के कोई अगर एतराजात हैं, उनके ऑब्जेक्शन हैं या उनकी कोई तकलीफ हैं, तो वफाक जो है उसको, वो भी एक पाकिस्तान का हिस्सा है ना जी। हमें ये टुकड़ियों में नहीं बंटना है, ना ही सूबाइयत की बात करनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा वफाक की बात की है, और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि लोग कहते हैं कि ये छोटे सूबे की जमात है, लेकिन छोटे सूबे की जमात होने के बावजूद बात ये वफाक की करते हैं। वफा जो है ये वफाक के साथ करते हैं, और खुल के करते हैं, और डट के करते हैं, और पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाते हैं। बिल्कुल सही। राय साहब, 18वीं तरमीम क्रेडिट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, क्या 18वीं तरमीम का खात्मा या उसमें कोई बेहतरी या उसमें मजीद तरमीम की गुंजाइश अगर हो तो पीपल्स पार्टी उसका साथ देगी? सर हम चाहते हैं कि पार्लियामान में आए, जो चीज भी आती है उस पर डिस्कशन हो, डिबेट हो, अगर कोई अच्छा उसमें तरमीम है तो जरूर करनी चाहिए, कोई रिजेक्ट नहीं होता है। हमने पाकिस्तान की सियासत करनी है ना, जो चीज पाकिस्तान के हक में हो, उसके फायदे में हो, उसके मुफाद में हो, तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। यही हमारी सियासत का महवर है। बिल्कुल सही। सर मौजूदा गवर्नमेंट की कारकर्दगी आपको कैसी लगती है? सर ये जो महंगाई बार बार हम और अवाम कह रहे होते हैं, क्या राज साहब वाकई महंगाई है, और इस महंगाई की जिम्मेदार सिर्फ हुकूमत वक्त है? सर आज की महंगाई और बेरोजगारी जो है वो तो आसमान पर पहुंची हुई है। तारीख में इतनी ज्यादा ना कभी महंगाई हुई है, ना बेरोजगारी हुई है, ना अफराते ज़र हुई है, ना रुपए की बेकदरी हुई है, ना कभी डॉलर इतना ऊपर गया है। लोग परेशान हाल है। सच्ची बात तो यह है कि आपकी मईशत जो है वो नोज डाइव कर रही है, और इस सूरत हाल में ये कहना कि कारकर्दगी कैसी है, या सवाल पूछना, या मैं आपने सवाल पूछकर तो अच्छा किया, पर मैं इसका जवाब क्या दूं? बिल्कुल सही। एक ब्रेक का कहा जाएगा। राज साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब।
मैं चाहूंगा जरा सानिया सियालकोट पे अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए। बिलावल साहब का अभी तक कोई कमेंट या बयान सामने नहीं आया, और पीपल्स पार्टी क्या कमेंट रखती है, क्या जो कल का एक अफसोसनाक वाकया उस हवाले से सर एक कमेंट। बड़ा ही दर्दनाक वाकया है, और मैं समझता हूं कि उसको हर जी शऊर शख्स ने उसको कंडेम किया है दुनिया के हर हिस्से से, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो है वो बड़ा एक दुख का इजहार कर रही है पूरी सोसाइटी जो है। इससे पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी तौर पर बड़ी बदनामी हुई है, बड़ा गलत मैसेज गया है, और सच्ची बात है इस बात पर, इस वाक़े पर हर शख्स रंजीदा है। बिल्कुल सही राज साहब, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे वाक़यात ना हो ताकि मुल्क का इमेज जो है वो बेहतर रहे पूरी दुनिया के सामने। आप साबिक वजीर आजम हैं, आप पार्टी के बड़े सीनियर ओहदे पर हैं, लेकिन ये जो NA 133 का इलेक्शन है इसको आपने बड़ा संजीदा लगता है ले लिया है, बगैर किसी साबिक वजीर आजम के प्रोटोकॉल के, बगैर किसी अपनी सिक्योरिटी का ख्याल किए आप घर घर जा रहे हैं, प्रॉपर कंपेन कर रहे हैं। यहां तक कि इलेक्शन कमीशन ने आपको इतना मुतहर्रिक देख के जुर्माना भी कर दिया। तो इतनी मुतहर्रिक होने की सबसे पहले तो वजह क्या है ये बता दीजिए, और दूसरा नताइज क्या होंगे कल के इलेक्शन में सर। देखिए कि मैं बुनियादी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक कारकुन हूं, और जब उन्होंने मुझे पंजाब की जिम्मेदारी दी, जैसी मुझे जिम्मेदारी मिली तो चंद दिनों के बाद ही जो है ये इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन आ गया, और इस वजह से मुझे इसमें इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने बहुत बड़े जज्बे के साथ जो है वो बाहर निकले, और उन्होंने इस चैलेंज को कबूल किया। और मैं तो अक्सर ये कहा करता था अदनान साहब, जी। पीपल्स पार्टी हर जगह मौजूद है, हर महल्ले में मौजूद है, हर गली में मौजूद है, बस उनको रीच आउट करना है, उन तक पहुंचना है, उनसे आई कांटेक्ट होना है। जो किसी वजह से भी हम समझते हैं, मेरी सुस्ती समझ लें या हमारी सुस्ती समझ लें कि हम वो सही तौर पर उनको मुतहर्रिक नहीं कर पा रहे थे, अब वो खुदा के फजलो करम से मुतहर्रिक हैं, और उसका रिजल्ट आपने देखा है कि वो किस तरीके से इस पूरे इलेक्शन में पीपल्स पार्टी बड़े भरपूर अंदाज से सामने आई है, और लोग वाकई हैरान हैं। और अब तो हमारे मुखालफीन भी कहने लग गए हैं कि पता नहीं है किथों निकल आई ये पीपल्स पार्टी। बाय इलेक्शन जो 2018 के बाद हुए पंजाब में, आपने एक इलेक्शन में शमूलियत अख्तियार किया, हिस्सा लिया था, उसमें सिर्फ 235 वोट पीपल्स पार्टी को मिले थे। क्या कल का जो इलेक्शन है, जो बात आप कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बड़ी मुतारिक है और आप भी बड़े मुतारिक नजर आ रहे हैं, तो कल नंबर ऑफ वोट जो हैं वो बड़े अच्छे होंगे और एक कंपीटिंग कल का इलेक्शन होगा सर? मेरा ख्याल है कि जिस इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं वो इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने नहीं लड़ा था। वो कैंडिडेट ने उस वक्त गलती की कि जब ये फैसला हो गया था कि वो अपने पेपर्स वापस ले गए, तो उन्होंने किसी वजह से ना लिए और वो उस रन में रह गए, जैसे कि वो तो घर बैठे रहे, वहां कोई कंपेन नहीं हुआ, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, कोई लोगों में कोई नहीं गया, कोई मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी का कारकुन मुतहर्रिक नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो वोट जैसे बगैर वर्क के जो पड़ जाते हैं, बगैर किसी मुहिम के जो पड़ते हैं तो वो पड़े। वो कोई जो है ना वो आप उसको बेंचमार्क नहीं बना सकते। पीपल्स पार्टी तो खुदा के फजलो करम उस हल्के में भी अगर हम सीरियसली लड़े तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा कंटेस्ट करेंगे। पंजाब पाकिस्तान की सियासत का मरकज समझा जाता है। पीपल्स पार्टी ने पिछले कई सालों से, जरदारी साहब जब से प्रेसिडेंट बने उस वक्त से ये एक बाज़ ये बात भी की जाती है, हवाला भी दिया जाता है कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, पंजाब को सियासी तौर पे वो वैल्यू और वक़्त नहीं दी जो देनी चाहिए थी। तो क्या अब दोबारा से अब उस वैल्यू को वापस ला पाएंगे, या पंजाब इंपॉर्टेंट होगा पीपल्स पार्टी के लिए, या होना चाहिए सर? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए पंजाब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको पंजाब को हमेशा ही बहुत बड़ी अहमियत दी है पार्टी ने। आप देखें अगर हमारी तारीख में तो पंजाब को जो है वो एक खास अहमियत रही है हमारी पॉलिटिक्स में। असफ अली जरदारी साहब ने बड़ी अहमियत दी है, 2 वज़ीर आज़म जो है वो पंजाब से लिए गए, आपने देखा होगा, और हमारे काफ़ी सीनियर मिनिस्टर जो थे और कलीदी ओहदे जो थे वो हमने पंजाब को दिए।
کیونکہ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو جنم ہے وہ بھی لاہور شہر میں ہوا ہے، اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈروں سے لے کر ورکرز تک جو ہے وہ پنجاب سے محبت اور خاص طور پر لاہور سے ان کی بہت محبت ہے، کیونکہ یہ ہمارا ایک جو تاریخی جو ہمارا یوم تاسیس پہلا تھا جس دن یہ قائم ہوئی تھی پیپلز پارٹی، وہ لاہور ہی تھا۔ اچھا سر، یہ بتائیے پنجاب سے پیپلز پارٹی کا خاتمہ کیوں ہوا؟ ذمہ دار کون ہے؟ کوئی خاتمہ نہیں ہوا تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ان کو کبھی صحیح طور پر جو ہے وہ حرکت میں نہیں آئے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو پروپیگنڈا تھا، ایک میڈیا ٹرائل تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ میرا خیال ہے کہ ہم بھی سلیپنگ موڈ میں چلے گئے تھے، اور ہم نے جو ہے نا وہ لیگ ورک جو ہے وہ اب جب شروع ہو گیا ہے اور لوگ جو ہے وہ ایک دیوانہ وار لپک رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف، اور دوسرا پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹس کی ایک تاریخ ہے جو کہ عوام دوستی، جو کہ عوام کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ ایک خاص قسم کی الفت کی تاریخ ہے۔ آپ نے اب لوگوں کو ایک تقابلی جائزہ جب وہ کرتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ادوار کو یاد رکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ اب آج وہ 2008 کی سے لے کے 13 کی گورنمنٹ کا جب تقابلی جائزہ 13 سے 18 کے ساتھ کرتے ہیں اور 18 سے اب سے کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی، بے روزگاری اور جتنے بھی مسائل ہیں یا غیر یقینی کی کیفیت ہے، یہ پیپلز پارٹی کے دور میں نہیں تھی۔ پیپلز پارٹی نے لوگوں کی خدمت کی اور اسی پر اس کی سیاست کا محور ہے وہ پاکستان کے عوام ہیں۔ تو اسی اصول پر خدا کے فضل و کرم سے آج بھی پیپلز پارٹی قائم ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے آج جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب تک۔ آپ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، آپ نے گراؤنڈ لیول پہ رہ کے خود پالیٹکس شروع کی اور پھر وزیراعظم کے عہدے تک پہنچے۔ کل کا جو الیکشن ہے سر، اس میں حکومتی جماعت کا نمائندہ نہیں ہے، تو جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے وہ کس طرف جائے گا؟ نون لیگ کی طرف کہ آپ کی طرف، یا وہ ووٹ ہی نہیں ڈالیں گے جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو ووٹ ڈالنی چاہیے سب کو، کیونکہ یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں قومی فریضہ سمجھ کے ڈالنی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ ایک بریک کا کہا جائے۔ راج صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، بڑھتے ہیں بریک کی جانب۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ذرا بات کریں گے کل جو افسوسناک سانحہ ہوا اور اس کے بعد اس کا دکھ ہم سب اب تک محسوس کر رہے ہیں، اور شاید فواد چوہدری صاحب کا آج کا ٹویٹ بڑا تکلیف دہ تھا، اور شاید اس ٹویٹ میں ہمیں ہماری جو اصلیت ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں جو کچھ دن ہم یاد رکھتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں، اور پھر اس طرح کے واقعات دوبارہ سے رونما بھی ہوتے ہیں۔ تو اس پر بات کریں گے، کیونکہ میرا تو یہ کامل ایمان ہے کہ اسلام کبھی بھی شدت پسندی کا درس نہیں دیتا، تو کیوں یہ جو مذہب کا نام استعمال کر کے مسلمان کھڑے ہوتے ہیں اور پھر لوگوں پر ظلم کرتے ہیں؟ تو اس کی وجہ کیا اور اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ شام الہی ظہیر صاحب میرے ساتھ ہیں۔ علامہ صاحب بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ سر یہ بتائیے کہ یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں جو کل سیالکوٹ میں بھی ہوا، اور اس سے پہلے کئی واقعات مختلف شہروں سے رپورٹ ہوتے رہے جہاں بلاسفیمی کا الزام لگایا، مذہب کی توہین کا الزام لگایا اور اس کو مار ڈالا، جان سے ہی مار ڈالا، تو یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں اور ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدنان بھائی، بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر واقعے کے پیچھے کچھ نہ کچھ محرکات ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑا جو محرک ہوتا ہے نا میرے نقطہ نظر میں، دیگر بھی ہوتے ہیں، یہ ایک فیکٹر نہیں ہے جی، سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا یا کسی بندے کا قانون کے اوپر سے اعتماد کا ختم ہو جانا۔ مثلا ایک بندے کا کوئی رشتہ دار قتل ہوا ہے اور اس کو اگر قانون کے اوپر اعتماد ہے نا کہ جس نے قتل کیا اس کو سزائے موت ہوگی، وہ کبھی بھی قانون ہاتھ میں نہیں لے گا۔ تو بنیادی طور پہ قانون اور جسٹس سسٹم کے اوپر جو عدم اعتماد ہوتا ہے وہ اس وائلنس کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ آپ یہ غور کریں کہ 2010 کے اندر سیالکوٹ میں 2 حفاظ قرآن کو موب وائلنس، سیم اسی طرح کے وائلنس کے تحت قتل کیا گیا۔ 2015 میں یوحنا آباد کے سامنے حافظ نعیم کو اسی طرح کے موب وائلنس کے اندر قتل کیا گیا۔ سانحہ ساہیوال لے لیں، کل کا انسیڈنٹ لے لیں۔ یہ جو کل کا انسیڈنٹ ہے وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ یہ جو پچھلے انسیڈنٹ تھے ان میں کسی مجرم کو قرار واقعی سزا ملی ہے؟ کسی کو بھی؟ جو سانحہ سیالکوٹ کے جتنے ملزم سے آج رہا ہیں، سانحہ یوحنا آباد جس کے مدعی شہباز شریف صاحب خود تھے اور 2 حفاظ قرآن کو آگ لگائی گئی تھی، اس میں 44 میں سے 43 ملزم اس ٹائم رہا ہو چکے ہیں 4 سال کے اندر۔ سانحہ ساہیوال کے اندر جس کا نوٹس عمران خان صاحب نے خود لیا تھا
کہ मैं कतर से वापस आ जाऊं फिर मैं निशान इबरत बनाऊंगा, क्या बना? चलो हम ये कहते हैं कि वो अगर आपके पेटी भाई थे, आपने उनको निशान इबरत नहीं बनाया, तो ये सियालकोट के अंदर जो लोग मुलव्वस हैं इसी से इब्तिदा कर लीजिए और इन्हीं को निशान इबरत बना लीजिए। बुनियादी तौर पे नान भाई बात ये होती है कि ये जो तौहीन रसालत का इशू होता है ना, ये बड़ा सेंसिटिव है और एक कानून साजी की अशद जरूरत है कि अगर कोई बंदा किसी के ऊपर झूठा तौहीन रसालत का इल्जाम लगाता है और वो अपने इल्जाम को अगर सही या सच्चा साबित नहीं कर सकता तो उसके खिलाफ भी तौहीन रसालत की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसका इल्जाम झूठा है, उसने जो इल्जाम लगाया था वो साबित नहीं कर सका। गोया बुनियादी तौर के ऊपर तौहीन रसालत तो इसने की है, वो जो अल्फाज दूसरे के मुंह में डाल रहा है तो अल्फाज तो ये इसने अपनी तरफ से मनगढ़ंत इजाद किया, तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये समझते हैं कि कानून का सर यहाँ सेंटिमेंट ऐसा है अलामा साहब कि लोग नारा लगाते हैं कि खुदा ना खास्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हो गई, खुदा ना खास्ता कुरान पाक की तौहीन हो गई, तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं और एक जोश उस लोगों में पाया जाता है और एक फिर अंजाम उसका इतना खतरनाक होता है कि पूरी मुस्लिम उम्मत जो है वो उस बदनामी को अपने माथे पर सजा लेती है। पूरी मुस्लिम उम्मत आज शर्मिंदा है। हम श्रीलंका से ज़ाहिर तज़य्यद भी करते हैं और आपने ये जो बात की है ना, ये मॉब वायलेंस हमारे मुआशरे के अंदर और अच्छा ये एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ नान भाई, आप ये इन वाकयात का जरा जायजा लें। ये जो तौहीन के या ब्लास्फेमी के जो इल्जामात होते हैं, इनमें से आपको अक्सर इल्जामात जाती रंजिश की बुनियाद पर लगाए गए मिलेंगे। बिल्कुल अब ये जो फैक्ट्री का वाकया हुआ है ना, जो पुलिस वगैरह रिपोर्ट कर रही है, आप उसके ऊपर जरा गौर करें। उसमें ये बात भी सामने आ रही है कि मैनेजर की वर्कर से पुरानी रंजिश भी चली आ रही और मैनेजर वर्कर से काम ज्यादा लेते हैं और मैनेजर वर्कर सर ये आज का नहीं है अलामा साहब, इस वाकये में सिर्फ ये बात सामने नहीं आई। आप खुशाब में जो गार्ड हैं बैंक मैनेजर को गोली मारी, उसमें देख लीजिए, इसी तरह तो वो उसका सरासर जाती रंजिश गार्ड और मैनेजर की निकली। तो गोया आप ये देखें कि ये खबीस लोग जाती रंजिश को इस तरह का ट्विस्ट देते हैं, तो अगर ये ट्विस्ट देते हैं तो इनके ऊपर तौहीन रसालत की कार्रवाई तो इनके ऊपर होनी चाहिए। और अगर आप एक मर्तबा, मैं कहता हूं ये अगर सानहा सियालकोट के जो पहला 2010 में हुआ था उसके मुल्जिमों को या यूहन्नाबाद के मुल्जिमों को या साहिवाल के या जितने भी वाकयात होते हैं, एक मर्तबा चौक में टांगा होता तो इन लोगों को ये जुर्रत ना होती कि ये। और मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ नान भाई, मजहबी तबके का मैं नुमाइंदा हूँ, आप इन नौजवानों की शक्लें देख लें, ये इनके ऊपर इल्जाम तो लग रहा है ना कि ये मजहबी जुनूनी है या किसी मजहबी जमात से। मैं आपको दावे से कहता हूँ इनका ताल्लुक किसी भी मजहबी जमात से नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो किसी मुआहद को, यानी जिसके साथ मुआहदा हुआ हो, काफिर आपके मुल्क में रहता हो, उसको कत्ल करे बगैर किसी वजह के, बगैर किसी, यानी आप ये समझ ले कि उसने वो जुर्म भी नहीं किया, तो उसको जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। और जन्नत की खुशबू तो 40 साल दूर तक आती है। और कुरान पाक में इसीलिए कहा गया अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फिल अर्ज़ अन्नमा क़तल अन्नास जमीअन। अदनान भाई, यहाँ पे अल्लाह ने मुसलमान का जिक्र किया, यहाँ पे एक इंसान का जिक्र किया कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। बिल्कुल ऐसा ही। तो फिर इसका मतलब ये है कि इस्लाम पसंद जो होता है उसको ये इस्लाम के बुनियादी कवानीन नहीं पता होते। ये मजहबी जुनूनी लोग नहीं है, इनके जाती इंटरेस्ट है। लेकिन सर कुछ वाकयात में अलामा साहब, बड़ी माजरत के साथ, कुछ वाकयात में जहां ब्लास्फेमी का वाकयात हुए, वहां जब लोगों को पकड़ा गया, पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, तो वहां मजहबी जमातों ने इदारों के और रियासत के खिलाफ आवाज उठाई उनकी रिहाई के लिए, उनको रियायत देने के लिए। सर अदनान भाई, इसका जवाब मैं ये देता हूं, अगर हम संजीदगी से इस मामले को हल करना चाहते हैं, मुआशरे में पेश करना चाहते हैं, तो आप खुद गौर व फिक्र करें कि कासिया मलूना केस को चलो टेस्ट केस के तौर पे ले लें। एसपी ने गुनाहगार करार दिया, सेशन जज ने गुनाहगार करार दिया, हाई कोर्ट ने गुनाहगार करार दिया और खान साहब ने अचानक एक तकरीर की कि मैं उसको रिहा करा के फ्रांस भेज रहा हूं। तो फिर मजहबी तबकात के सेंटीमेंट तो होते हैं ना कि अगर हमने सारी जिंदगी अदालती कार्रवाई के जरिए इस औरत को के खिलाफ केस लड़ा। अब मुझे एक बात बताएं, आपने जो बात की है 70 साल गुजर गए नान भाई, कि आपके ख्याल में वाकई पाकिस्तान में एक भी सही गुस्ताखी नहीं हुई? आखिर तो हुई होगी या दो तो हुई होगी, आज तक उनको भी सजा मिली है। मैंने आपको जो पहली बात की थी वो यही थी कि जब कानून के ऊपर मैं ऐसी बात नहीं कर रहा अलामा साहब कि नहीं हुई होगी, हुई होगी, जरूर सही हुई होगी, लेकिन मेजॉरिटी केसेस पर रिपोर्ट हो रही है जहां, लेकिन उनको सजा नहीं मिली। बात यह है कि जब सजा नहीं मिलती तब मुआशरे के अंदर ये जज्बात उभरते हैं कि कानून काबिल एतबार नहीं रहा, काबिल एतबार नहीं रहा। तो उनको भी नहीं मिलती जो बेगुनाह को मार देते हैं, जिन्होंने किसी तरह का तौहीन मजहब नहीं किया होता। अलामा साहब, मैं कहता हूं इनको तो देनी चाहिए ना। बात तो यह है कि रियासत का काम ही ये। तो सर आपको लगता नहीं कि सारे उलमा इकराम, हमारी भी जिम्मेदारी है कि जहां इस्लाम बदनाम हो रहा हो हम भी उस मकसद के लिए मैं कहता हूं इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिंबर व मेहराब ही की है, उलमा ही की है
کہ وہ فرنٹ فٹ پہ آئیں اور اسلام کے یہ ابدی اور افاقی قوانین لوگوں کے دماغ میں ڈال دیں کہ اسلام میں ماورا عدالت قتل سب سے بڑی شریعت کی نافرمانی ہے. ماورا عدالت قتل یعنی کسی بھی ملزم کو یہ اختیار افاقی اللہ نے دیا ہے کہ وہ اپنی جسٹیفیکیشن یا صفائی پیش کرے, آپ اس کو ماورا عدالت قتل کریں, یہ تو اسلامی شریعت کے بنیادی جورسڈکشن کی خلاف ورزی ہے. یہ علماء جب تک بیان نہیں کریں گے تو لوگوں کو یہ اویئرنیس, آپ نے درست کہا کہ علماء کو ایک صف میں کھڑے ہو کے اس کی مذمت بھی کرنی چاہیے. اور جن کی وجہ سے اسلام دنیا بھر, دیکھیں نا دنیا بھر کی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز یہ نہیں لکھ رہی ہیں کہ کچھ لوگوں نے مار دیا, وہ لکھ رہی ہیں کہ وہ لوگ جو مسلمان ہیں مذہب کے نام پہ, تو پورا اسلام خدا نہ خواستہ بدنام ہو رہا ہے ان کی وجہ سے. سر بالکل درست بات کہہ رہے ہیں, یہ ویسی بات ہے جیسے انڈیا میں جب ہندو ایسی بات کرتے ہیں تو یہ بدنامی تو ہوتی ہے, اور یہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مذہبی نہیں ہے, لیکن وہ پوری دنیا تو نہیں مانے گی, وہ تو یہی کہیں گے یہ مسلمانوں نے اسلام کے نام کے اوپر. ٹائم ختم ہو رہا ہے میرے پاس, مجھے یہ بتا دیجئے کہ دین میں کس طرح کی گنجائش ہے کہ اگر کوئی حقیقت میں بلاسفہمی کرتا ہے تو اس کا کیا یہی طریقہ ہے, اگر میں تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتا ہوں کہ جی توہین مذہب کیا ہوگا, تو یہ جو ہم نے پچھلے 20 سالوں میں مختلف لوگوں کے ساتھ کیا, کیا اسلام ایسا ہی کہتا ہے کہ ایسا ہی کرو ان کے ساتھ؟ عدنان بھائی یہ صریحاً اسلام ایسا نہیں کہتا. مجھے ایک بات بتائیں, اگر اسلام کا یہ مزاج ہو تو پھر عدالتیں اور قاضی اور ریاست کا کردار زیرو ہے. اگر کسی نے توہین رسالت کی ہے یا توہین اسلام کی ہے یا توہین صحابہ کی ہے, اس کے لیے آپ کے پاس ایک ہی ذریعہ ہے, آپ متعلقہ ادارے سے متعلقہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس جائیں, اپلیکیشن دیں, وہ پروو کریں, اور سزائے موت کا اختیار صرف اسلام میں قاضی کو ہے, عدلیہ کو ہے. عدلیہ اور قاضی کے علاوہ یہ کسی فرد کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے کسی کو قتل کر دے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. بہت شکریہ علامہ صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین ٹائم پر خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.